Good afternoon, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन होगा बेटा वो होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। ठीक है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम, एक ऐसी पहचान, एक ऐसी सनसनी जिसको भारत का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना जानता होगा। ठीक है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अकेले दम से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। एंड 1939 टू 1945 ये वो एरा था जो सुभाष चंद्र बोस का एरा था। ठीक है जहाँ पर वो जर्मनी में हिटलर से मिले, जापान से मिले, उनको अपने साथ किया और भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए अकेले ही बिगुल फूंक दिया था। ठीक है तो यहाँ पर मैंने दो डेट मेंशन की है जहाँ पर आप देखें कि एक है डेट ऑफ बर्थ और एक है डेट ऑफ डेथ। ठीक कि डेट ऑफ बर्थ में तो चलो कोई इशू नहीं है कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 जनवरी 1897 को इनका बर्थ हुआ था। ठीक है कन्फर्म। लेकिन जब हम बात करते हैं डेट ऑफ डेथ की कि 18 अगस्त 1945, तब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट ऐसे आता है कि इनके जो परिवार के लोग हैं, ठीक है, उनको ये यकीन नहीं है कि क्या इस डेट में इनकी मृत्यु हुई थी। यदि मृत्यु हुई थी तो भारत सरकार इसके जो जरूरी दस्तावेज हैं वो आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए। ठीक है तो ये कुछ चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ क्या था, जब 1941 में जब ये जर्मनी और जापान से मिले तब अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया कि यार कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इनके पीछे गुप्तचर छोड़ दिए गए और इनको जान से मारने का आदेश भी दे दिया था उन गुप्तचरों को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है अब हम जब बात करते हैं इनके डेथ की, तो इनका जो डेथ है जापान से इनका इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन था कि आज भी जापान के अंदर 18 अगस्त को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है कि इस दिन सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई थी। तो जापान के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी का जो डेथ है, ठीक है, 18 अगस्त शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हम बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि उनके परिवार वालों को ये लगता था कि 1945 के बाद भी रूस के अंदर, ठीक है, इनको नज़रबंद करके रखा गया था। इसलिए वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ वाकई में 1945 में हुई थी। ठीक है और जब इसी पर आगे जब हम बढ़ते हैं तो 16 जनवरी 2014 दिन गुरुवार, ठीक है, उस दिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इनके लापता होने के जो ज़रूरी दस्तावेज थे उसको सार्वजनिक करने की जो जनहित याचिका थी, ठीक है, उस पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया था। ठीक है फिर बाद में वो डाटा नहीं आया कि सुनवाई में क्या हुआ। ठीक फिर आज़ाद हिंद सरकार की बात हम करें, आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद, ठीक है, 75 वर्षगांठ जब थी तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आज़ाद हिंद सरकार के 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर झंडा फहराया। ठीक है और उन्होंने, ठीक है, सबके सामने ये ऐलान किया कि 23 जनवरी जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी, ठीक है, उस दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये उनसे बोला गया। ठीक है ये पूरे भारत देश के लोगों को ये बताया गया, ये घोषणा की गई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी 23 जनवरी पराक्रम दिवस। चलिए हम जब धीरे से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो हम इनके कुछ इवेंट्स के बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, कुछ घटनाएं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हुई थी। जैसे 5 जुलाई 1943 सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में इन्होंने सेना को संबोधित किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। ठीक है कि दिल्ली चलो खुश करना है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे नारे दिए, जैसे इनका जो फेमस नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं इस पर तो 21 अक्टूबर 1943, ठीक है, अभी 5 जुलाई 1943 को सेना के कमांडर के रूप में दिल्ली चलो का नारा दिया। और बात करते हैं 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि एक स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बना ली। ठीक है अस्थायी सरकार बना ली यानी स्थायी रूप से उसको मान्यता नहीं मिली पर अस्थायी सरकार बना ली, जिसको कि, ठीक है, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मॉन्टेगो और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। और बाद में जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दे दिए थे कि भैया ये हमारी तरफ से आपको तोहफा है, आप हमसे ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह ले लीजिए।
इनका जो प्राइमरी एजुकेशन था यानी प्राथमिक शिक्षा जो थी वो 1909 में कंप्लीट हो गई थी और 1909 में ही इन्होंने रेवेन्सा कॉलेजियट स्कूल में भी दाखिला ले लिया था। ठीक है, और महज 15 साल की उम्र में, सिर्फ जब ये 15 साल के थे तब विवेकानंद साहित्य का इन्होंने पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया था। इसीलिए इनके दिलों और दिमाग में विवेकानंद, अरविंद घोष की छाप बहुत ज़्यादा थी। उनकी तरह क्रांतिकारी बनना चाहते थे, देश को आज़ाद भी करना चाहते थे, लेकिन इनके पापा के सपने कुछ और थे। ठीक है, इनके पापा के सपने क्या थे? जब हम बात करते हैं 1919 की, 1919 की बात करते हैं हम, ठीक है, कि 1919 में इनके पापा चाहते थे कि ये आईसीएस में भर्ती हों। ठीक है, आईसीएस की प्रिपरेशन करें यानी आईसीएस में जाएं। आईसीएस का मतलब आप समझ जाइए कि आईसीएस ये बेसिकली इंडियन सिविल सर्विस था, लेकिन उस समय ये इंपेरियल सिविल सर्विस कहलाता था। इंपेरियल का मतलब जो अंग्रेजों का राज था, जो कॉलोनियलिज्म था, उनको इंपेरियल यानी साम्राज्यवाद कहा जाता था। तो ये आईसीएस में जाने की इच्छा थी। आईसीएस जैसे आज कलेक्टर बनते हैं, ठीक है, आईएएस, अब ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो चुका है, उस समय ये इंपेरियल सिविल सर्विसेज था। ठीक है, तो बात है 1919 की, 1919, ठीक है, 1919 में इनके पापा की इच्छा थी कि आईसीएस में जाएं, लेकिन अब आईसीएस में जाने के लिए उस समय यदि मैं आपसे बात करूं तो उस समय एज जो थी वो मैक्सिमम 24 ईयर थी कि 24 ईयर के बाद कोई बंदा वहां पर आईसीएस का एग्जाम नहीं दे सकता था। उस समय इनकी एज 23 थी, यानी इनके पास एक ही अटेम्प्ट था आईसीएस को क्लियर करने के लिए। अब बात क्या आती है कि मैं आपको बता देता हूं कि 1853 को पहली बार भारतीयों को ये मान्यता दी गई कि आप भी आईसीएस का एग्जाम दे सकते हैं। इससे पहले भारतीयों को अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो 1853 में जो उम्र थी वो 23 साल थी। 1853 में ये एज जो थी वो 23 साल थी मैक्सिमम, कि आप 23 साल तक एग्जाम, यदि 23 साल तक है तब एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बाद में 1860 में ये उम्र 20 वर्ष कर दी गई। ठीक है, सॉरी, ये उम्र 21 वर्ष कर दी गई कि 1860 में ये 21 कर दी गई। ठीक है, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1876 में इसकी एज घटाकर 19 साल कर दी गई कि सिर्फ आप 19 साल तक आईसीएस का एग्जाम दे सकते हैं। फिर बात आती है 1906, ठीक है, इस समय एज बढ़ाकर 24 कर दी गई, क्योंकि भारतीयों ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट क्रिएट कर दिया था, बहुत ज़्यादा डिमांड की कि भैया आप एज बढ़ाइए, इतनी कम एज में हम तो वैसे भी लेट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इतनी कम एज में हम आईसीएस कैसे क्लियर कर सकते हैं। तब जाके 1906 में एज को 24 कर दिया गया, जो काफ़ी टाइम तक 24 रहा। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस 1919 में 23 साल के थे। ठीक है, लगभग 23 साल के थे, तो उनके पास एक ही अटेम्प्ट था एग्जाम देने के लिए। ठीक है, हाँ, 22-23 साल के थे 1919 में। ठीक है, तो एक ही अटेम्प्ट बचा था उनके पास कि वो एक ही अटेम्प्ट पर एग्जाम क्लियर कर सकते थे। तो 1919 में वो इंग्लैंड चले गए। उस समय पेपर जो था वो इंग्लैंड में होता था, बाद में उसका एग्जाम भारत में शिफ्ट किया गया और पहली बार एग्जाम जो हुआ था वो इलाहाबाद में कराया गया था। ठीक है, अब इन्होंने तैयारी की, 1 साल तैयारी की। 1920 में इन्होंने एग्जाम दिया और उस एग्जाम में उनकी 4th रैंक आई थी। ठीक है, इंटरव्यू में जब ये गए तो उस समय तक बात ये फैली थी कि नेताजी कुछ भी कर सकते हैं। उस समय तक नेताजी नहीं थे, लेकिन ये था कि सुभाष चंद्र बोस का नाम तो चल गया था। तो ये पता था उस समय अंग्रेजों को कि सुभाष चंद्र बोस कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को ये लगता था उस समय अंग्रेजों को कि सुभाष चंद्र बोस कुछ भी कर सकते हैं, ये रूमर फैला हुआ था। जब ये इंटरव्यू में गए, इंटरव्यूअर बैठा था, ठीक है, उनसे पूछा, उनको देखा सुभाष चंद्र बोस को और उनको लगा कि यार जब ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी रिंग टेबल पर निकाल कर रख दी। जब टेबल पर रिंग रख दी और बोला कि भैया जब तुम कुछ भी कर सकते हो, बोले तो इस रिंग से निकल कर दिखाओ। ठीक है, इस रिंग से निकल कर दिखाइए। तब सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, बिल्कुल उन्होंने हाँ बोला, ठीक है मैं निकल के दिखाता हूँ, उन्होंने बोला, और एक कागज पर अपना नाम लिखा सुभाष चंद्र बोस और उसको रिंग से निकाल दिया। रिंग से निकाल दिया। जो इंटरव्यूअर था उसको भी उनके दिमाग पर थोड़ा सा मतलब उनको बहुत अच्छा लगा कि यार चलो बंदा मतलब कुछ तो कर दिया, जो उसने बोला वो उसने करके दिखा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। फिर उनको आईसीएस की नौकरी भी मिली, वो इंपीरियल सिविल सर्विस पर आए। ठीक है, लेकिन उनकी इच्छा नौकर बन के काम करने की नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि वो नौकर बनकर काम करें। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, 22 अप्रैल 1921 को जो भारत के सचिव थे ES मॉन्टेग्यू, उनको उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। अब त्यागपत्र तो दे दिया, ठीक है, इनके पापा का सपना था कि आईसीएस करें, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र जब दे दिया तो
सबको बुरा लगा, लेकिन इनकी माँ का जो पत्र था उस पर उन्होंने बोला कि बेटा चाहे कोई कुछ भी सोचे, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी सोचे, मुझे तुम पर गर्व है। यदि तुमने ऐसा किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ठीक, फाइनली हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की एक और जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं की, ठीक है, जहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने पूरे जीवन काल में लगभग 11 बार इनको जेल भेजा गया। 11 बार इन्होंने जेल की यात्रा की है, यानी 11 बार अंग्रेजों ने इन्हें कारावास में डाला है। सबसे पहले 16 जुलाई 1921 को इनको 6 महीने के लिए कारावास दिया गया। अब देखिए मजे की बात क्या है कि 1930, जब हम आते हैं 1930 1930 में, तो सुभाष चंद्र बोस उस समय कारावास में ही थे और कलकत्ता में मेयर का चुनाव हुआ। ठीक है, ये कलकत्ता के ही थे। कलकत्ता में मेयर का चुनाव हुआ और ये कारावास में रहते हुए भी मेयर का चुनाव जीत चुके थे। ठीक है, जब ये चुनाव जीत गए तो अंग्रेजों को मजबूरन इनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, इनको छोड़ना पड़ा। बाद में 1932 में फिर ये अंदर हुए, बीमार पड़े। ठीक है, 1934 में और ये ऑस्ट्रिया गए इलाज के लिए। जब ये ऑस्ट्रिया गए इलाज के लिए तो इनको वहाँ पर अपनी पुस्तक लिखनी थी। उस पुस्तक को लिखने के लिए एक इंग्लिश का टाइपिस्ट चाहिए था कि जो अंग्रेजी बहुत अच्छे से जानता हो। तो इनके एक मित्र थे, उन्होंने एमिली शेंकल को बताया कि ये अच्छी टाइपिस्ट हैं और ये आपका काम कर सकती हैं। और जो एमिली शेंकल थे, एमिली शेंकल, ठीक है, इनके पिता एक पशु चिकित्सक थे। एमिली शेंकल उनको इतनी अच्छी लगी, ठीक है, कि उनसे उन्होंने अपने प्यार का इजहार कर दिया। ठीक है, कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और 1942 बाड गास्टिन नामक जगह पर हिंदू पद्धति से, हिंदू रीति रिवाज के साथ इन दोनों का विवाह हुआ। ठीक है, और बाद में फिर इनकी एक बेटी हुई जिनका नाम इन्होंने अनीता रखा। ठीक है, ये आज भी जिंदा हैं, अनीता आज भी जिंदा हैं और कभी कभी भारत भी आती हैं। ठीक, और ये इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये इमेज है हीरापुर कांग्रेस का, जब अध्यक्ष पद इनको दिया गया था 1938 में। ठीक है, ये सॉरी हीरापुर बोल रहा हूँ मैं, हरिपुरा में। हरिपुरा जो जगह थी वहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन था और 51वां अधिवेशन था। ठीक है, कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन था। तो ये गांधी जी के साथ बैठे हैं, बीच में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिखाई दे रहे होंगे और बगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हैं। ठीक है, तो जब इनको अध्यक्ष पद दिया गया 1938 में, तो ये 51वां अधिवेशन था, इसीलिए इनका जो स्वागत था 51 बैलों द्वारा खींचे गए रथ से किया गया था। ठीक है, 51 बैलों द्वारा रथ जो खींचा जाता है उससे इनका स्वागत किया गया था, क्योंकि ये 51वां अधिवेशन था। ठीक, बाकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कुछ ये हिस्ट्री देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, ये आज़ाद हिंद के नेताजी इनको माने जाते थे। शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है कि इनका एक नीचे एक कोटेशन लिखा है कि व्यक्ति मर सकता है लेकिन उसके विचार नहीं, विचार उसकी मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं और हजारों को प्रभावित करते हैं। यानी एक व्यक्ति मर तो सकता है लेकिन उसका विचार कभी नहीं मरता। ठीक है, एक व्यक्ति मर तो सकता है लेकिन उसका विचार कभी नहीं मर सकता, और उसका जो विचार है उसके मरने के बाद भी हजारों लोगों को जिंदा रख सकता है या हजारों लोगों को प्रभावित कर सकता है कि आपके विचार कैसे हैं। फर्क ये पड़ता है कि आपके विचार कैसे हैं। यदि आपके विचार बहुत अच्छे हैं तो वो विचार आपके जाने के बाद भी हजारों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर और भी चीज़ें मेंशन की गई है कि इन्होंने देश की आज़ादी के लिए सिविल सेवा का पद त्याग दिया, कि ये लड़ना चाहते थे। ठीक है, कि फिर जय हिंद नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही मशहूर किया था। फिर आज़ाद हिंद फौज का ये कोटेशन देखिए आप, ये आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड है। ठीक है, और इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। यानी सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसीलिए किसी को भी असफलता से नहीं घबराना चाहिए। इसलिए कहा जाता है फेलियर इज़ द हाईवे ऑफ सक्सेस, कि फेलियर ही सक्सेस का हाईवे है। यदि आप फेल होते हैं तो आपको सक्सेस की कीमत मालूम होगी, इसलिए फेलियर से कभी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ और पार्ट्स हैं नेताजी के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।